हमने अभी तक ये पढ़ा है कि व्हाट इज बीओपी, कंपोनेंट ऑफ बीओपी, करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। वी हैव नॉट डिस्कस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड येट, राइट। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, व्यापार शेष क्या है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, व्यापार शेष। बैलेंस ऑफ ट्रेड refers to difference between export of visible items, export of visible items and import of visible items। ठीक है, विजिबल आइटम किसको कहते हैं, गुड्स को। तो ओनली गुड्स के एक्सपोर्ट, ठीक है, ओनली गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। सिंपल। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और विजिबल आइटम्स। स्टैट क्लियर? तो आप अगर आप यहां पर ये देखिए कि करंट अकाउंट में मैंने बताया था आप लोगों को कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, गुड्स आता है, सर्विस आता है और यूनिलेटरल ट्रांसफर आता है। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली क्या आता है, यहां पर गुड्स आता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का ही पार्ट है। करंट अकाउंट में, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आता है एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। बीओटी में ओनली हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को कंसीडर करते हैं, मतलब विजिबल आइटम्स को। तो वी कैन से दैट कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका पार्ट है, करंट अकाउंट का ही एक छोटा सा क्या है, पार्ट है या नहीं है। करंट अकाउंट में हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स लेते हैं ना, तो उसी का एक पार्ट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है। पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट, राइट। बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इसमें हम ओनली क्या करते हैं, विजिबल आइटम्स को कंसीडर करते हैं। इसमें ओनली किसको कंसीडर करते हैं, विजिबल आइटम्स को, ठीक है। और इसमें हम किसको कंसीडर करते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल दोनों आइटम्स को। समझ में आ रही बात। विजिबल को हिंदी में कहते हैं दृश्य मदे और इनविजिबल को क्या कहते हैं, दृश्य अदृश्य मदे। तो इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों आते हैं और इसमें सिर्फ क्या होता है, विजिबल आइटम्स आता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, बीओटी में सिर्फ गुड्स आता है ना, लेकिन इसमें गुड्स और सर्विस दोनों आ रहा है। तो बीओटी क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है। बीओटी क्या है, नैरो कॉन्सेप्ट है। और जो आपका करंट अकाउंट है वो क्या है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में। स्टैट क्लियर? हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मोर देन है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हो सकता है या नहीं हो सकता है। या विजिबल आइटम्स एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स मोर देन इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस। इसको बीओटी क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं या सरप्लस बीओटी कहते हैं। ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लेस देन है इंपोर्ट ऑफ गुड्स और विजिबल आइटम्स। समझ में आ रही बात। विजिबल आइटम्स जब एक्सपोर्ट विजिबल आइटम्स के इंपोर्ट से कम है तो इसे कहते हैं बीओटी डेफिसिट, या डेफिसिट बीओटी। समझ में आ रही बात। और अगर दोनों इक्वल है,
अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो इक्वल है इंपोर्ट ऑफ गुड्स और विजिबल आइटम्स, ठीक है, तो इसे कहते हैं बीओटी इक्विलिब्रियम। बीओटी इक्विलिब्रियम मीन्स, या कह सकते हैं इक्विलिब्रियम बीओटी। समझ में आया? तो वो जो करंट अकाउंट में बताया था ना, उसके भी मैंने 3 पार्ट बताए थे, लेकिन उसमें दोनों आता है, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट इक्विलिब्रियम में विजिबल इनविजिबल दोनों लेते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ क्या लेते हैं? विजिबल लेते हैं। समझ में आया? पेपर में नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बीओटी, या व्हाट इज सरप्लस बीओटी, व्हाट इज डेफिसिट बीओटी। क्लियर है? या इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ऑफ एक सेकेंड, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन सेकंड देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड दे रखा है फॉर एग्जांपल -420। क्लियर है? उसके बाद आपका एक्सपोर्ट दे रखा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दे रखा है फॉर एग्जांपल 500। तो आपसे इंपोर्ट निकालना है। क्या निकालना है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दो, बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना दे रखा है? -420। एक्सपोर्ट कितना दे रखा है? 500। और इंपोर्ट हमें निकालना है। समझ में आ रही बात? माइनस इधर जाएगा क्या होगा? +500, माइनस इधर आएगा क्या होगा? +420। तो आंसर कितना हो गया? 920। आया समझ में? तो इंपोर्ट कितना हो जाएगा? 920। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड दे रखा है आपके पास फॉर एग्जांपल 140। क्लियर है? और इंपोर्ट दे रखा है आपके पास फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वो दे रखा है फॉर एग्जांपल 600। ठीक है, तो आपसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड का वैल्यू कितना है? 140 पॉजिटिव। एक्सपोर्ट हमें निकालना है, इंपोर्ट कितना है? 600। क्लियर है? अब यहां पर माइनस को इधर ले आएंगे, 140 माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बचा एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इक्वल टू कितना बचा? 740 CR। आया समझ में? ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 मार्कर में आता है ये, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, प्लस माइनस ही तो करना है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का कहानी यहीं तक है। ठीक है, एंड नाउ द टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वो है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। कई बार पेपर में पूछा गया है ये ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस ऑटोनॉमस आइटम्स बोल दो, या ट्रांजैक्शन ऑफ बीओपी बोल दो, या एकोमोडेटिंग आइटम्स बोल दो, या आप ट्रांजैक्शंस ऑफ बीओपी बोल लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? अब ध्यान से समझिए कि ये क्या होता है, ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स। ठीक है, देखिए बीओपी में मैंने आपको कितने अकाउंट बताए? 2 अकाउंट बताया मैंने। कौन कौन से? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? एक्सपोर्ट आता है गुड्स एंड सर्विस का, और इंपोर्ट आता है गुड्स एंड सर्विस का, एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर आता है। क्लियर है यहां तक? तो ये जो हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, किस लिए करते हैं? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एम क्या है? फॉर प्रॉफिट। समझ में आ रही बात? अगर हम दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, किस लिए करते हैं? फॉर मेकिंग प्रॉफिट।
आ रही बात समझ में? तो ओवरऑल करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को अर्न करना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस आइटम्स। समझ में आ रही बात? इन शॉर्ट वी कैन से इट रेफर्स टू दोज आइटम्स of balance of payment which are undertaken for economic motives such as profit maximization। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऐसे आइटम्स को क्या कहते हैं? ऑटोनोमस आइटम्स। अब ध्यान से सुनिए, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, करेंट अकाउंट को भी रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अकाउंट को भी रिकॉर्ड करते हैं। आपको लास्ट क्लास बताया था देयर आर टू साइड ऑफ दीज टू अकाउंट, डेबिट एंड डेबिट शोज द आउटफ्लो एंड क्रेडिट शोज द इनफ्लो। हो सकता है कि आउटफ्लो ओवरऑल ज्यादा हुआ है और इनफ्लो क्या हुआ है? कम हुआ है, तो लॉस होगा या फायदा होगा? लॉस होगा। ये भी हो सकता है कि आउटफ्लो आपका कम हुआ है और इनफ्लो ज्यादा हुआ है, तो फायदा होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये जो लॉस और ये जो फायदा, इस लॉस और एक्चुअली ध्यान से समझना, बीओपी एक अकाउंट है। बीओपी इज एन अकाउंट, ये एक अकाउंट है। आप सबके पास अकाउंट है, यहां पर सब कॉमर्स से ही है, एक ये ह्यूमैनिटीज से है। अकाउंट में क्या होता है? साइड बनता है, दो साइड, ठीक। एक बनता है आपका डेबिट साइड और दूसरा बनता है आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। अरे उल्टा कर दिया, सॉरी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, सॉरी, ठीक है, ध्यान से समझिए, क्रेडिट साइड। अब क्या है कि आपने यहां पर सारा लिख लिया, यहां पर इंपोर्ट लिख दिया, इंपोर्ट डेबिट में आएगा ना, एक्सपोर्ट आपने लिख दिया, किस में आएगा? क्रेडिट में। बोरोइंग्स किस में आएगा? आपका क्रेडिट में। लेंडिंग किस में आएगा? आपका डेबिट में। समझ में आ रही बात? इस तरह आपने सारे आइटम्स लिख दिए, ध्यान से समझना। अब यहां पर टोटल जो क्रेडिट में आ रहा है वो आ रहा है फॉर एग्जांपल 700 और डेबिट में आ रहा है 800। क्लियर है? मतलब डेबिट ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट कम हो रहा है। अकाउंट में कभी भी ये दोनों अनइक्वल नहीं होता है, यू ऑल नो डैट। हमें इसको इक्वल करना पड़ता है, ठीक है, हमें इसको 800 करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो 800 करने के लिए यहां पर 100 रुपए क्या आ गया मेरा? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। क्या आ गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, क्योंकि डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है। आ रही बात समझ में? तो ये जो 100 रुपए डेफिसिट आया, ठीक है, तो ये कैसे कवर होगा? हमारे कंट्री के पास क्या है, जो हमारे कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी है, मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई। आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, आप सबको पता है। तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 करोड़ वहां से निकाल करके इस डेफिसिट को क्या करेगा? कवर करेगा, मतलब लॉस को कवर करेगा, ठीक। और अगर मान लीजिए 200 करोड़ का फायदा होता फॉर एग्जांपल, तो यहां से 200 करोड़ उठा करके वहां पर जाकर के हम उसके रिजर्व में क्या कर देते? डाल देते हैं पैसा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? सिंपल शब्दों में समझाऊं, बहुत सिंपल शब्दों में। जैसे फॉर एग्जांपल आप महीने का 50,000 कमाते हैं, एक खर्चा हो गया महीने का 60,000, तो 10,000 कहीं से अरेंज कर किया ना आपने। समझ में आ रही बात? या महीने का 50,000 कमाते हैं, खर्चा हुआ 40,000, तो 10,000 बच गया ना, ठीक है। बचने को सरप्लस कहेंगे और जो लॉस लगा उसको डेफिसिट कहेंगे। तो ये जो सरप्लस डेफिसिट को कवर करना, कवर मतलब खत्म करना, उसी को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेटिंग आइटम्स, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? अब आप कहेंगे सर ये खत्म कैसे होगा?
तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि हमारे कंट्री के मॉनेटरी अथॉरिटी दैट इज आरबीआई के पास रिजर्व का भंडार होता है। तो अगर बीओपी में लॉस होता है तो उस भंडार से पैसा निकाल करके उस लॉस को पे कर देते हैं, ठीक। और अगर सरप्लस होता है तो वहां से पैसा निकाल कर उस रिजर्व में डाल देते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो इसी ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। समझ में आया? तो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन किस लिए होता है? बीओपी में जो डिसइक्विलिब्रियम हुआ है ना, असंतुलन हुआ है ना, उसको पूरा करने के लिए होता है, ठीक है। तो वी कैन से दैट accommodating items refers to those transactions of BOP which are undertaken to cover BOP disequilibrium। BOP disequilibrium, BOP में disequilibrium मतलब that is BOP सरप्लस और डेफिसिट। बीओपी सरप्लस और डेफिसिट को कवर करने के लिए जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसी को कहते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। समझ में आ रही बात? तो यहां पर तो मैंने आपको बताया भाई, यहां पर क्या बताया कि यहां पर करेंट अकाउंट भी आएगा इसमें, और कौन सा अकाउंट आएगा? कैपिटल अकाउंट। इट इंक्लूड्स करेंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब यहां पर समझिए, आरबीआई के पास जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो भंडार है, ये आरबीआई के लिए एसेट है या लायबिलिटी है? ये बता दो बस मुझे। एसेट है ये, सरकार के लिए ये क्या है? एसेट्स है, अपना फॉरेक्स है उसका, ठीक। अब अगर बीओपी में लॉस हो रहा है तो यहां से पैसे निकाल के कवर कर रहे हो, तो एसेट कम हुआ या ज्यादा हुआ? आज सरप्लस हुआ तो वहां से उठा करके इसमें पैसे डाल रहे हो, एसेट ज्यादा हुआ। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट के एसेट को चेंज करता है तो वो करेंट ट्रांजैक्शन होगा या कैपिटल ट्रांजैक्शन होगा? ये बता दीजिए। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो सरकार के एसेट को, कंट्री के एसेट को चेंज करता है, वो करेंट होता है या कैपिटल होता है? कैपिटल होता है। मैंने डेफिनेशन भी लिखवाया है। तो इसका मतलब एकोमोडेटिंग आइटम में ओनली कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? कैपिटल अकाउंट। इट इंक्लूड्स ओनली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। समझ में आया? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है भाई। थर्ड, ये ऑटोनोमस किसी अदर ट्रांजैक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और मतलब ये जो हिंदी में इसको कहते हैं स्वायत्त मदे, इसको कहते हैं समायोजित मदे, ठीक है। तो ये जो ऑटोनोमस आइटम्स है ये किसी अदर ट्रांजैक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। It does not depend on other foreign transaction, या you can say do not depend the state of BOP transaction, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि ऑटोनोमस आइटम में सब आ जाता है, कहा ना भाई? करेंट भी आ जाता है और कैपिटल भी आ जाता है, सारे आ गया इसका मतलब। तो अगर ऑटोनोमस रिसिप्ट की बात करूं मैं, तो चाहे करेंट अकाउंट से आया हो, कैपिटल अकाउंट से आया हो, ये सारा सम है उसका, यस और नो। और ऑटोनोमस पेमेंट की बात करूं मैं, तो करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट दोनों का है, ये दोनों इसमें आ गया। तो अगर रिसिप्ट ज्यादा है
पेमेंट से, तो बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में आएगा या डेफिसिट में आएगा? तो क्या प्लस? बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने अकाउंट आते हैं पहले ये बताइए? 2। कौन कौन से? ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग आइटम्स है वो ऑटोनोमस आइटम पर क्या करता है? डिपेंड करता है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो वी कैन राइट हेयर it depend on other foreign transactions। क्लियर है? उसके बाद फोर्थ है इसका अल्टरनेट नेम है। ऑटोनोमस आइटम को अबव लाइन आइटम्स भी कहते हैं। कौन सा आइटम्स कहते हैं? अबव लाइन आइटम्स। और इसको कहा जाता है बिलो लाइन आइटम्स। क्या कहा जाता है? बिलो लाइन आइटम्स। क्यों कहा जाता है पता है? इसके पीछे कारण है। अभी मैंने आपको अकाउंट बना के दिखाया ना, अकाउंट बना के दिखाया नहीं दिखाया? जो भी एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, एफडीआई वगैरह सब यहाँ हम सब ऊपर में लिखते हैं। समझ में आ रही बात? और टोटल जोड़ देते हैं। फिर जहां पर कम या ज्यादा होता है, इन अकाउंटिंग सेंस आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर कैरेट डाउन या यहाँ पर कैरेट डाउन लिखते हैं अगर कम पड़ता है। इसका ब्राउट डाउन यहाँ लिखते हैं, इसका ब्राउट डाउन कहाँ लिखते हैं? यहाँ। ठीक है, तो बीओपी डेफिसिट है, ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा। बीओपी सरप्लस है तो ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा। तो वो आता इनडायरेक्टली क्या है? नीचे में है। इसीलिए एकोमोडेटिंग को हम क्या कहते हैं? बिलो लाइन ट्रांजेक्शन। एकोमोडेटिंग वाला नीचे आएगा, ऑटोनोमस वाला सब क्या होगा? ऊपर आएगा। समझ में आई बात? तो अल्टरनेट नेम है बिलो लाइन आइटम्स और अबव लाइन आइटम। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। स्टार्ट क्लियर टू ऑल? यस सर। चैप्टर कंप्लीट? चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। नहीं हुआ, एक टॉपिक बचा है। बताइए जरा कौन सा टॉपिक बचा है, मैं भी सुनूं। नहीं हो गया। एनिमल में जो बंदूक लेकर आया था ना ऐसे करके, इंक्लूड हो गया ना डिसिक्लूड जो भी है। चलो बता देता हूँ, ध्यान दो इधर। यहाँ तक क्लियर है? अब ये भी पढ़ लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सरप्लस बीओपी। क्या होता है? सरप्लस बीओपी या बीओपी सरप्लस। दूसरा होता है बच्चों डेफिसिट बीओपी या बीओपी डेफिसिट। और थर्ड होता है आपका इक्विलिब्रियम बीओपी या बीओपी इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आपका ऑटोनोमस रिसिप्ट्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन है किससे? ऑटोनोमस पेमेंट से। तो इसको कहते हैं सरप्लस बीओपी। सरप्लस बीओपी रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन ऑटोनोमस रिसिप्ट्स इज मोर देन ऑटोनोमस पेमेंट। क्लियर है? क्योंकि ऑटोनोमस में करंट कैपिटल दोनों आ जाता है। अगर बीओपी इक्विलिब्रियम है तो इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन ऑटोनोमस रिसिप्ट्स विल बी इक्वल टू ऑटोनोमस पेमेंट। जब दोनों इक्वल होगा तो बीओपी क्या है? इक्विलिब्रियम में है। और अगर बीओपी डेफिसिट में है, इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन ऑटोनोमस रिसिप्ट्स इज लेस देन ऑटोनोमस पेमेंट। दिस इज कॉल्ड बीओपी डेफिसिट। क्लियर है? एक और टॉपिक है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। क्या है उसका नाम? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, या हम उसको कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व। उसे हम क्या कहते हैं? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। आपके बुक में होगा, देखिएगा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। और ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन बता तो दिया है आप लोगों को, एक्सप्लेन भी कर दिया है, लेकिन आप समझ नहीं पाए। अभी कुछ देर पहले क्या बोला मैंने आपको कि ये अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस हुआ है, पैसा ज्यादा आया तो पैसा उठा करके ऑफिशियल रिजर्व में जमा कर देते हैं। और अगर डेफिसिट हुआ है तो ऑफिशियल रिजर्व से पैसा निकाल करके डेफिसिट को पूरा करते हैं।
वो जो जमा किया ना अब वही निकाला, उसी को कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। क्योंकि सरकार के पास जो फॉरेक्स होता है उसे कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व। अब उस फॉरेक्स में पैसा जमा करना या निकालना उसे क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। व्हेन कंट्री इज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, देन मॉनेटरी अथॉरिटीज, ठीक है, covered that deficit by withdrawing foreign exchange from its official reserve. And opposite to it, when country is facing balance of payment surplus, जब देश हमारा भुगतान शेष अधिक को फेस करता है तो उस स्थिति में देश के पास बहुत सारा फॉरेन करेंसी एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि रिसीव ज्यादा होता है और पेमेंट क्या होता है? कम। ठीक है, तो वहां से उठा करके वो अपने फॉरेक्स में क्या कर देता है? डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, इन दोनों ट्रांजैक्शंस को कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। आपके बुक में एक बॉक्स में बना होगा, वहां पर लिखा होगा, एक्सप्लेन किया होगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं, सेम चीजें लिखा होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूं क्या क्या डिस्कस किया मैंने। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंपोनेंट ऑफ बीओपी, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में बैलेंस डिस्कस किया, करेंट अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट सरप्लस, करेंट अकाउंट इक्विलिब्रियम। उसी में डिस्कस किया बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको व्यापार शेष कहते हैं। फिर कैपिटल अकाउंट डिस्कस किया, पूंजी खाता। फिर हमने ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग डिस्कस किया, स्वायत्त एंड समायोजित मध्ये। फिर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट किया, भुगतान शेष के कितने पार्ट होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है। और लास्ट में डिस्कस किया ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। चैप्टर फिनिश्ड। Now in next class we will discuss what? Foreign exchange.